एवरीवन, वेलकम टू एडुडाइट पॉलिटिकल। माय नेम इज़ बसराज शेख और आज की वीडियो सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ योर इंडियन पॉलिटी। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चाहे आप यूजीसी नेट के एग्जाम दे रहे हो या किसी भी मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इंडियन पॉलिटी इज itself a very important unit. And fundamental rights is the core of Indian polity, one of the very important topics. So in today's session we will be covering the entire topic of fundamental rights and we'll make sure that that this video will be self sufficient for you for your entrance preparation. So सबसे पहले मैं बहुत easy language में आपको समझाती हूँ कि fundamental rights are what. देखिए, आप ये imagine करिए that you have a मैजिक बॉक्स, ठीक है। अब ये जो एक मैजिक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे स्पेशल टूल्स हैं जो आपसे कोई नहीं ले सकता और इन टूल्स की मदद से आप अपनी फेवरेट आइसक्रीम चूज़ कर सकते हो। यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स इवन दो एंड यू कैन फील सेफ एंड हैप्पी, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर आप इसे कंपेयर करो एनालॉजी के थ्रू, सो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसने सबको एक मैजिक बॉक्स दिया है जिसको आप बोल लीजिए फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो राइट्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर एवरीवन कि वो फ्रीली लिव कर सके एंड सेफली लिव कर सके। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड दे मेक श्योर कि एवरीवन हैज़ द राइट टू गो टू स्कूल, एजुकेशन, स्पीक व्हाट यू फील लाइक एंड you should be treated equally no matter where you come from or what you believe in. So just like how superhero protects people, so these rights protect everyone in India to make sure that they can all have a good life. So okay, we have Sanobar. Walaikum assalam Sanobar. We are discussing fundamental rights. Fine. So सबसे पहले हम एक basic idea लेते हैं about the fundamental rights, its basic facts, right? So सबसे पहला जो basic है about the fundamental rights, yes, that is its constitutional basis. Constitutional basis. So when we talk about constitutional basis, तो जो fundamental rights हैं वो enshrined हैं पार्ट 3rd of Indian Constitution. पार्ट 3rd of the Indian Constitution में ये consist करते हैं. And if we talk about articles, so the articles belong to 12 to 35. तो 12 to 35 जो articles हैं, these are your fundamental rights, right? अब when we talk about the inspiration source, कि फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से हम लोगों ने बोरो करा है, बिकॉज यू गाइज नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड मेनी फीचर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है, दैट इज इंस्पायर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स से ये इंस्पायर्ड है फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो, ठीक है। नाउ इसकी अगर सिग्निफिकेंस की बात करें फंडामेंटल राइट्स की, if we talk about the significance of fundamental rights, so fundamental rights are known as the Magna Carta of India. Magna Carta of India. So why fundamental rights are known as Magna Carta of India? Because they are the most elaborate. Even it is the section, ये जो section है fundamental rights की, सबसे ज़्यादा extensive और सबसे ज़्यादा detailed section है of the Indian Constitution. Then if we talk about the comprehensiveness also, तो जो fundamental rights होते हैं इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा elaborate हैं. Even though जहाँ से हमने इनको borrow करा है from the US Constitution, उससे भी ज़्यादा इंडिया का जो fundamental rights है वो बहुत ज़्यादा elaborate है. Even though we can say it is the most elaborate fundamental rights in the entire world. Apart from that, if we talk about ये जो fundamental rights है, तो वो क्या guarantee करता है? So guarantee of rights. So ये guarantee करता है सारे rights individuals को, ठीक है, without any discrimination, and it promotes equality and dignity. Apart from that,
इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स ऑल्सो सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक आइडियल्स। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपको स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की मदद से आप अपनी गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप इंडिविजुअल जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम द फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट इंटरफेरेंस, एंड दे प्रोवाइड लीगल सेफ गार्ड, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इटसेल्फ इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दीज आर द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट द पर्पस, तो पर्पस यही है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज, ठीक है, नॉट ऑफ मैन। सो ये इंश्योर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन इंश्योरिंग लीगल कॉन्स्टेंस ऑन बोथ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद होना चाहिए, दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी और नॉट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको पूछा ही जाएगा, आपके दिमाग में भी आएगा। सो ये फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसीज, ठीक है। हाउएवर, 2 आर्टिकल्स हैं जो इसके भी एक्सेप्शंस हैं। सो दीज आर एक्सेप्शंस आर आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 एंड 21 क्या है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स इन फ्यू मिनट्स। सो यस, another important feature of fundamental rights is that it is justiciable। तो justiciable मतलब क्या होता है? justiciable से ये मतलब होता है कि ये जो rights हैं ये आपका अधिकार है, अगर ये वायलेट होता है तो इसके लिए आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं इसके रेगुलेशन के लिए। लेट्स से अगर आपका राइट टू इक्वालिटी है और आपको लग रहा है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कि इसको आपका जो राइट है वो वायलेट हुआ है। So yes, that is justiciable in nature, that if violated, individuals can directly approach to the courts for their enforcement. And this is another important factor about the fundamental rights, ठीक है। So yeah, apart from that, अगर जो आपको दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, that is जब कोर्ट में मूव करते हैं तो चलो वो अभी मैं आगे बताती हूँ। अब जो ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो कि इंडिया में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं ओरिजिनली आप लोगों के पास। तो अगर बात करी जाए ओरिजिनली, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करे थे 7 फंडामेंटल राइट्स। वो कौन कौन से थे वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें से एक जो फंडामेंटल राइट था उसको रिमूव कर दिया गया था। अब वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से रिमूव करके अब वो लीगल राइट बन गया है। तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स तो होते हैं, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं और लीगल राइट्स भी होते हैं जो नॉन फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे 3 राइट्स हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे ओरिजिनली, 7 फंडामेंटल राइट्स। सो द फर्स्ट वाज राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सो इट इज फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। Then second is right to freedom, that is from article 19 to 22। देखो जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें ना तो आपको ये कैटेगरी भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स है ब्रॉड कैटेगरी में, ठीक है। उसके अलावा आपको डिटेल पे भी पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 to 18 में आता है। तो आर्टिकल 14 to 18 के बीच में जितने भी 4 आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। देन द थर्ड कैटेगरी इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आपका आता है आर्टिकल 23 to 24। Then you have 4th category, that is your right to freedom of religion। So right to freedom of religion के अंदर 2 आर्टिकल्स आते हैं, सॉरी 3 आर्टिकल्स आते हैं, that is from आर्टिकल 25 to 28। Then 5th is cultural and educational rights। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आपके आ गए 2 आर्टिकल्स, वो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 29 एंड 30,
ठीक है, ये सारे आर्टिकल जितने हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन सा आर्टिकल कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिससे डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन 6th कैटेगरी इज योर राइट टू प्रॉपर्टी। ये मैं वो स्कीम डिस्कस करी जो ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने फंडामेंटल राइट्स थे, तब 7 थे। तो 6ठे नंबर पे आता था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी आता था आपका आर्टिकल 31 में। ठीक है, एंड 7th कैटेगरी वाज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब क्योंकि आपके एंट्रेंस में बहुत कम टाइम रह गया है तो वी हैव टू कवर द सिलेबस फास्ट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो दैट इज आर्टिकल 32। ठीक है, सो अब ये 7 ओरिजिनल आपके फंडामेंटल राइट्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था। ठीक है, हाउएवर जैसे हाउएवर इन 1978 में अमेंडमेंट आया था। कौन सा अमेंडमेंट आया था 1978 में? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसने क्या करा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको रिमूव कर दिया और उसको रिक्लासिफाई कर दिया एज अ लीगल राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अगर वो फंडामेंटल राइट नहीं है तो वो क्या है? अब राइट टू प्रॉपर्टी है लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट है तो किस सेक्शन के अंदर है? इट इज अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, जो लोकेटेड है पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब करेंटली कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? अब करेंटली सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिप्लेस करा गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फैक्चुअल नॉलेज दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। सो एक तो ये चीज़ हो गई अबाउट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर फ्रॉम योर आर्टिकल, so these are from your article 12 to 35। ठीक है, हाउएवर जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज को क्लासिफाई करते हैं 6 कैटेगरीज को, वो स्टार्ट होती है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक। ठीक है, बाकी जो आर्टिकल 33, 34, 35 है और 12 है और जो 13 है वो फंडामेंटल राइट्स के रेगुलेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट प्रोविजंस बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 12 क्या बताता है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So yes, when we discuss about Article 12 of the Indian Constitution, so Article 12 is related to the definition of a state. Article 12 define करता है कि state जो है वो entity क्या है, क्या क्या bodies हैं, कौन कौन से institutions हैं जो state की categories में आएंगे। That is your Article 12 कि it defines the definition of state। ठीक है, तो ये पहले तो आउटलाइन करता है ऐसी एंटिटीज फॉर अप्लाइंग फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगी। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आपकी आ जाती है, इट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और इसके एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। देन इट कवर्स योर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में भी यही कि उनकी बॉडीज जो भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं। देन इट कवर्स लोकल अथॉरिटीज। सो लोकल अथॉरिटीज में इनकम्पास हो गए आपके म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है, ट्रस्ट वगैरह। एंड ऑल्सो यू हैव अदर अथॉरिटीज। तो अदर अथॉरिटीज में आपकी बॉडीज आ गई, चाहे वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, ठीक है, एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हो या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हो। ठीक है, जैसे कि LIC, ONGC, SAIL एक्सेट्रा। सो यस, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज बेसिकली आर्टिकल 12 विच डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, कि स्टेट जो है उसे ब्रॉडली डिफाइन करेंगे तो उसमें आप कौन कौन सा इंक्लूड करेंगे गवर्नमेंट की एजेंसीज एंड किसके एक्शंस जो है वो लीगली आप चैलेंज कर सकते हो इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। So yes, that is Article 13. Just give me a second. Then the next article that we will be discussing is now Article 13. So Article 12 we have discussed.
Then what is Article 13? It is very important for you to know what is Article 13. So basically Article 13 is related to your judicial review. It upheld the provision of the laws that are inconsistent with fundamental rights. Okay, Nazia, walaikum assalam. So we have Nazia Akhtar in the class. So नाजिया, अभी करंटली वी आर डिस्कसिंग फंडामेंटल राइट्स. तो बेसिक जिस्ट मैंने आपको बता दिया है. अगर आपने क्लास अभी ज्वाइन करी है तो हमने बेसिक फीचर्स डिस्कस कर लिया फंडामेंटल राइट्स के एंड आर्टिकल 12 डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल 13. अब आर्टिकल 13 जो है दैट टॉक्स अबाउट द इन्फोर्समेंट. ठीक है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट आई से अबाउट इन्फोर्समेंट, सो इसके मतलब ये है कि ये डिक्लेयर करता है कि जितनी भी लॉज हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो सारी लॉज नल एंड वॉइड हैं. ठीक है. एंड जिसकी वजह से आप इनेबल कर सकते हो क्या, इट इनेबल्स जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. अब जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो किसके पास है, वो देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है या जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है. वो दोनों कोर्ट्स के पास है और इनके अलग अलग प्रोविजंस है. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 32. ठीक है. एंड इफ यू टॉक अबाउट हाई कोर्ट्स, सो हाई कोर्ट्स के पास है अंडर आर्टिकल 226. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो. ठीक है. अब apart from this judicial review वाला thing and that all laws that are inconsistent with fundamental rights are null and void, इसके अलावा आर्टिकल 13 also defines the definition of law. जैसे कि आर्टिकल 12 डिफाइन करता था definition of state, आर्टिकल 13 डिफाइन करता है definition of laws. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी लॉज कौन कौन से प्रोविजंस जो है वो लॉज को डिफाइन दे कैन बी डिफाइंड एज लॉज. ठीक है. तो इसमें आपके आगे जो भी परमानेंट लॉज हो गए. ठीक है. परमानेंट लॉज मतलब जो लॉज आपके पार्लियामेंट ने बनाए या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स ने बनाए. ठीक है. परमानेंट लॉज बाय योर पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. देन सेकेंडली इज योर टेम्पररी लॉज. टेम्पररी लॉज में क्या आ गया. टेम्पररी लॉज में देखिए आपके आ गए ऑर्डिनेंसेस जो प्रेसिडेंट बनाता है या गवर्नर बनाता है. देन थर्ड कैटेगरी हो गई आपकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की. डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस में आपके ऑर्डर्स बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड ओके सॉरी मैं माइक ऑन करना भूल गई. तो ये आवाज़ कहाँ से नहीं आ रही थी, मैं चलो दोबारा रिपीट कर देती हूँ. सो आई वाज डिस्कसिंग फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13. सो आर्टिकल 13 आर बेसिकली वो डिफाइन करता है कि ऐसी लॉज जो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो सारी लॉज जो हैं. आई होप आई एम ऑडिबल नाउ. नाजिया एंड सनोबर, am I audible? Am I audible now? So basically आर्टिकल 13 we were discussing. So आर्टिकल 13 says that जितनी भी लॉज है जो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो सारी जो लॉज है वो नल एंड वॉइड हो जाती हैं. एंड इट इनेबल्स जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो है आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट्स के पास भी. ठीक है. अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उसके लिए आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं. एंड वो पावर जो है उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर विद रिगार्ड्स टू फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है या सिर्फ हाई कोर्ट के पास है. वो दोनों के पास है, हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के पास है आर्टिकल 226 के तहत. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आर्टिकल 13 है वो डिफाइन करता है कि लॉज क्या क्या होती हैं इंडिया में. जैसे कि आर्टिकल 12 डिफाइन करता है द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. सो आर्टिकल 13 डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ लॉज. डेफिनेशन ऑफ लॉज में आपका सबसे पहला आ गया परमानेंट लॉज जो आपका पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है. ठीक है. देन आपका आ गया टेम्पररी लॉज. टेम्पररी लॉज हो गए जैसे कि आपके ऑर्डिनेंसेस जो प्रेसिडेंट या गवर्नर पास करता है. देन थर्ड हो गया आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब जो भी ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन हैं गवर्नमेंट के वो सब. एंड फोर्थ कैटेगरी में आपके आ गए कस्टम्स
or usage with legal force. ठीक है, so these qualify as laws in India. Now let's discuss fundamental rights एट अ ग्लास कैटेगरी. ठीक है, तो क्योंकि जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आता. कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बट मेजोरिटी आपने जो क्वेश्चन अगर आपने पेपर एनालाइज करा होगा इंडियन पॉलिटी के, वो बहुत बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आते. तो जो मैं मेरे ख्याल से इस वीडियो में कवर होगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर फंडामेंटल राइट्स टॉपिक. अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये सब चीज़ें तो याद रखनी है, कितनी कैटेगरीज हैं, कौन से 6 फंडामेंटल राइट है, कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. अब जो मैं आपको लिखवा रही हूँ दैट इज़ द कैटेगरी कि अब जो फंडामेंटल राइट्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स इज व्हाट. सो वो आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं, कि आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 32 में रेट्स है तो वो कौन कौन सी रेट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए. तो ये फैक्चुअल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं. ठीक है, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, पबैड हो गया, तो इनसे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, अब राइट टू इक्वालिटी आपको पता है कौन से आर्टिकल्स में है, इट बिलोंग्स टू आर्टिकल 14 to 18. ठीक है, अब 14 to 18 जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर लो. तो सबसे पहले मैं लिखवाती हूँ आर्टिकल 14. सो आर्टिकल 14 इज व्हाट, जैसे आपको नाम ही पता है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी. देन नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 15. So article 15 is related to what? Article 15 is related to the prohibition of discrimination. Prohibition of discrimination on grounds of religion, on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Then the next is article 16. So article 16 is what? It is related to the equality of opportunity. अब देखो जो ये कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी वाली, इसमें ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं वो सारे इसी से ही रिलेटेड होंगे. सो राइट टू 16 इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in matters of public employment. To opportunity in matters of public employment. ठीक है, so that is your article 16. Now you have two more articles under right to equality, that is article 17 and article 18. So article 17 is abolition of untouchability and prohibition of its practice. ठीक है, then you have article 18, that is abolition of all titles except military and academic. ठीक है, so that is your article 18. So here we sum up all the 5 articles under our right to equality, articles 14, 15, 16, 17 and 18. Then the next is your right to freedom. ठीक है, अब राइट टू फ्रीडम में आपके कौन कौन से आर्टिकल्स आ गए, आपके आर्टिकल्स आ गए 19 to 22. ठीक है, दैट इज योर सेकेंड कैटेगरी. आप सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्टिकल 19.
अब आर्टिकल 19 है बेसिकली आपका प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। अब वो कौन कौन सी फ्रीडम आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन के सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है, तो दैट यू शुड नो। सो आर्टिकल 19 इज व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। अब वो 6 कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। और देखो इन्हें ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना, क्योंकि कभी कभी यही सिर्फ पूछ ली जाता है कि आर्टिकल 19 में कौन कौन सी फ्रीडम प्रोवाइडेड है, या इनमें से कौन सी फ्रीडम जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है, या इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो सबसे पहले जो फ्रीडम प्रोवाइड करी गई है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकेंड है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब आप एक जगह गैदर कर सकते हो, ठीक है। देन एसोसिएशन, कि आप लोग फ्री हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एसोसिएशन फॉर्म्स कर सकते हैं, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दैट यू आर अलाउड टू मूव इन द एंटायर कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देन फिफ्थ इज रेसिडेंस, कि आप कंट्री के किसी भी पोर्शन में जाके आप रह सकते हैं। यू हैव फुल राइट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि जो यूपी का इंसान है तो वो मुंबई में नहीं रह सकता या वो किसी और स्टेट में नहीं रह सकता। एवरीवन इज अलाउड टू लिव वेयरएवर दे फील लाइक इन द एंटायर नेशन, इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन यू ऑल्सो हैव अ फ्रीडम टू चूज प्रोफेशन, विच एवर प्रोफेशन यू फील लाइक। Fine. So yes, these are the 6 freedoms that are provided in Article 19 of the Indian Constitution. It's very important for you guys to remember. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन भी आया है कि इनमें से आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा 6 फंडामेंटल राइट्स नहीं है अंडर आर्टिकल 19. So that is very important for you to remember. Now the next is Article 20. So Article 20 is protection in respect of conviction for offences. Protection in respect of conviction for offences. ठीक है, so that is your Article 20. ना 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो मैंने आपको बताए थे। एक तो यही हो गया आर्टिकल 20 जो ये वो नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है नेशनल इमरजेंसी के लागू होने पे। एंड द नेक्स्ट इज आर्टिकल 21. तो आर्टिकल 21 इज व्हाट? आर्टिकल 21 इज राइट प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि जो राइट टू प्राइवेसी अब जो एक्ट हुआ है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो वो भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है, याद रखिएगा। देन आर्टिकल 21 का ही एक सब पार्ट है आर्टिकल 21A विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो आर्टिकल 21A जो है दैट इज राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, which is also known as right to education. It is one of the important right, क्योंकि पहले ये DPSP का पार्ट था, अब इसको अमेंड करके फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। एंड द लास्ट राइट अंडर राइट टू फ्रीडम इज योर आर्टिकल 22. So that is protection against arrest, and detention in certain cases. ठीक है, so this is your article 22. Now let's move with the third fundamental right, that is right against exploitation. इसके अंदर 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. So the third category is right against exploitation. Right against exploitation.
ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आपके कितने फंडामेंटल राइट्स आते हैं? 2 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, दैट इज योर आर्टिकल 23 एंड 24. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी बैक. क्या हो रहा? तो आवाज लगा दे. Okay, so yes, we were discussing the third category, that is your right against exploitation. So yes, right against exploitation के अंदर आपके आते हैं 2 फंडामेंटल राइट्स. अब वो कौन कौन से? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. तो जो आर्टिकल 23 है, दैट अपहेल्ड्स व्हाट? इट अपहेल्ड्स द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक in human beings and forced labor. Then the next is Article 24. So Article 24 is related to prohibition of employment of children in factories. Prohibition of employment of children in factories. ठीक है. सो दीज आर द 2 आर्टिकल्स अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ना ही आप एक ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ना ही इसकी आप ट्रैफिकिंग कर सकते हो, एंड ना ही फॉर फोर्स लेबर यू कैन यूज ह्यूमन बीइंग विदाउट हिज कंसेंट. एंड आर्टिकल 24 दैट इट इज प्रोहिबिटेड कि आप एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स रिलेटेड, इवन दो इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं कर सकते. सो येस, on the 4th category, that is your right to freedom of religion. ठीक है. So the 4th category is right to freedom of religion. So जो आर्टिकल इस कैटेगरी में आते हैं वो है आर्टिकल 25 से लेके आपके आर्टिकल 28 तक. ठीक है. तो ये कौन कौन से आर्टिकल हैं वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है आर्टिकल 25. सो आर्टिकल 25 इज बेसिकली फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. ठीक है. देन सेकेंड इज आर्टिकल 26. ठीक है. सो आर्टिकल 26 इज व्हाट? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. ठीक है. देन कम्स योर आर्टिकल 27. So Article 27 is freedom from payment of taxes for promotion of any religion. कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको टैक्स देना ही पड़े अगर आपको किसी एक रिलीजन के लिए प्रमोट करना है. सो फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द मनी दैट यू हैव यूज्ड फॉर promotion of any religion. ठीक है. And the last is Article 28. So Article 28 is basically freedom from attending religious instructions या फिर worship educational institutions में. So yes, freedom
from attending religious instructions or worship from educational institutions. ठीक है, so these are your 4 fundamental rights that are under right to freedom of religion, article 25, 26, 27 and 28. Then let's move with the 5th category of fundamental rights, that is cultural and educational rights. Cultural and educational राइट्स. ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के जो प्रोविजंस हैं, दीज आर योर आर्टिकल 2 आर्टिकल्स दैट आर आर्टिकल 29 एंड 30. ठीक है, सो 29 आर्टिकल जो है वो क्या अपहेल्ड करता है? आर्टिकल 29 बेसिकली अपहेल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, script and culture of minorities Then the next is article 30. So article 30 is what? Article 30 is article 30 upholds for the right of minorities. ये पिछले साल क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था. राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, सो दीज आर द 2 फंडामेंटल राइट्स related to cultural and educational rights. Then the last fundamental right that we will be discussing is the 6th category, that is your right to constitutional remedies, which is article 32. Right to constitutional remedies. ये जो राइट है वो है आर्टिकल 32 में. अब आप सोचेंगे डायरेक्ट आर्टिकल 30 के बाद आपका राइट आर्टिकल 32 क्यों आ गया? तो वो इसीलिए आ गया क्योंकि जो बीच में जो राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था, अब वो से कैंसिल कर दिया गया है. अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो लीगल राइट है अंडर पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 308, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. सो यस, अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आपके पास रिट्स हैं. तो वो कौन कौन सी रिट्स हैं? देखिए, रिट्स आर बेसिकली आप मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, नाउ दिस इंक्लूड्स द 5 रिट्स. अब वो रिट्स कौन कौन सी, वो आपको पता होनी चाहिए कि 5 कौन कौन सी रिट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत. तो दीज आर द 5 रिट्स. सो द फर्स्ट रिट इज हैबिस कॉर्पस, सेकेंड इज मैंडेमस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, certiorari and quo warranto. ठीक है, so these are the 5 writs that are provided under the Indian Constitution. So yes, so all the fundamental rights are covered. Apart from that, 3 fundamental rights are remaining. That is your article 33. ठीक है, article 34 and article 35. तो आर्टिकल 34 बस आप ये याद रखिएगा किस चीज़ से रिलेटेड है. तो आर्टिकल 33 इज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. देन आर्टिकल 34 इज रिलेटेड टू मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, एंड Article 35 is affecting certain principles, affecting certain fundamental rights. ठीक है, तो अब ये तीनों जो आर्टिकल्स है वो क्या क्या अपहेल्ड करते हैं. देखो, जो आर्टिकल 33 है
वो ग्रांट करता है पार्लियामेंट को कि वो उसके पास पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो लिमिट कर सकता है, रिमूव कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं। आर्म्ड फोर्सेस में आगे आगे पैरामिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस, सिमिलर फोर्सेस, ठीक है। एंड ऑल्सो इसकी जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं है। सो येस, देन मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स की जो आर्टिकल 34 है, तो बेसिकली इट अलाउज रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द मार्शल लॉ विद इन इंडिया। सो पार्लियामेंट जो है वो इंडेमनिफाई कर सकता है गवर्नमेंट पर्सनल्स के फॉर एक्शंस टेकिंग टू मेंटेन एंड टू रिस्टोर ऑर्डर्स टू मेंटेन मार्शल लॉ। So yes, then Article 35 is affecting certain fundamental rights. तो ये confine करता है power to legislate on specified fundamental rights जो exclusively सिर्फ parliament के पास है और state legislatures के पास नहीं है. So yes, so this is the entire concept of fundamental rights. So yes, I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment and stay tuned for the more upcoming videos. So this concept is finished here. So we'll meet in tomorrow's class with a new topic. So yes, thank you everyone for joining the session.